दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और आदमी माना जाता है। उसे अगर भारत और मिडिल ईस्ट के देशों में कोई भी क्राइम करना है तो उसे अपनी जगह पर बैठे बैठे केवल इशारा करने की जरूरत रहती है। उसके इशारे पर अपराध हो जाते हैं। यही वजह है कि दाऊद का खौफ आज भी बरकरार है और इसे दाऊद का दाहिना हाथ कहा जाता था, छोटा राजन। दाऊद और उसकी कंपनी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में छोटा राजन का दिमाग, प्लानिंग और उसके शातिराना अंदाज शामिल है। डी कंपनी से अगर छोटा राजन के काम को हटा दिया जाए तो दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग केवल एक स्टेट तक सीमित रहने वाले छोटे मोटे लुच्चे लफंगों का समूह बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं छोटा राजन की कंप्लीट स्टोरी, लाइफ स्टोरी। आज भले ही दुनिया उसे छोटा राजन के नाम से जानती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि माता पिता ने उसका नाम राजेंद्र रखा था। उसका पूरा नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे था। राजेंद्र का जन्म 13 जनवरी साल 1957 को मुंबई के चेंबूर स्थित तिलक नगर में हुआ। राजेंद्र के परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिता सदाशिव निखलजे छोटा मोटा काम करके किसी तरीके से घर परिवार की गाड़ी खींच रहे थे। राजेंद्र का मन भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कम लगता था। इसने अपने स्कूल टाइम पीरियड से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया। ये पैसा ये टिकट ब्लैक करके कमाता था। स्कूल टाइम के बाद ये उसी क्षेत्र में मौजूद सरकार सिनेमा के सामने पहुंच जाता था और वहां पर पुलिस की नजर से लुक छिपकर सिनेमा की टिकट ब्लैक करता था। वैसे तो पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ती रहती है और जब भी पुलिस टिकट ब्लैक करने वालों को पकड़ती है तो उनकी वहीं पर डंडे से धुनाई करती है, फिर गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, उनके खिलाफ केस बनाती है। इसी तरह जब एक बार पुलिस वालों ने राजेंद्र को सरकार सिनेमा के सामने से टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ लिया तो वो उसे दूसरे लोगों की तरह ट्रीट करने लगे। दरअसल पुलिस वाले जब भी किसी टिकट ब्लैक करने वाले व्यक्ति को पकड़ते थे तो उसकी वहीं पर डंडे से धुनाई कर देते थे। हालांकि इसके बाद भी टिकट ब्लैक करने वाले मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका तरीका यही ही था। साल 1979 में जब पुलिस वालों ने राजेंद्र को टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ा तो उन्होंने भी राजेंद्र को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन राजेंद्र को ये मंजूर नहीं था कि कोई उस पर हाथ उठाए। उसने एक पुलिस वाले का डंडा छुड़ाया और उसके बाद उसी पुलिस वाले के साथ साथ उस समय वहां मौजूद 4-5 और पुलिस वालों को इतना पीटा कि वो सभी बेचारे घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गए। हालांकि इस घटना के बाद राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यही वो घटनाक्रम था जिसमें राजेंद्र को राजन बनने के रास्ते पर आगे बढ़ाया। इस घटना के बाद राजेंद्र सदाशिव निखलजे पर बड़ा राजन की नजर पड़ी। वो इस एरिया में एक्टिव था और दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। आपको बता दें, राजन नायर पेशे से दर्जी था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया। दरअसल इसकी गर्लफ्रेंड काफी डिमांडिंग थी। उससे अक्सर वो गिफ्ट मांगा करती थी। अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए उसने छोटे मोटे अपराध करने शुरू किए। आगे चलकर वो भी एक गैंगस्टर बन गया और इस तरह वो अपनी डिमांडिंग गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने लगा, लेकिन उसके साथ भी दोगली हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड एक दिन उसको छोड़कर उसके ही एक पंटर के साथ भाग गई। दरअसल राजेंद्र नायर उर्फ बड़ा राजन ने अपने साथ अब्दुल कुंजू नाम के एक व्यक्ति को रखा था, जिसे उसने अपराध की दुनिया में एंट्री दी। उसे क्राइम की ABCD सिखाई और उसे अपने साथ रखने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि अब्दुल कुंजू की नजर उसकी गर्लफ्रेंड पर थी। आगे चलकर राजेंद्र की नाक के नीचे अब्दुल कुंजू और राजेंद्र की गर्लफ्रेंड के बीच इलू इलू वाला खेल शुरू हो गया और एक दिन अब्दुल कुंजू राजेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया। इससे बड़ा राजन का पारा हाई हो गया और अब वो हर कीमत पर अब्दुल कुंजू को जान से मार देना चाहता था। दूसरी तरफ अब्दुल कुंज भी राजा नायर के दुश्मनों के साथ मिल गया था और वो बड़ा राजन को टपकाने की प्लानिंग कर रहा था। साल 1980 का ये वही समय था जिस समय राजेंद्र सदाशिव निखलजे ने बड़ा राजन की गैंग को ज्वाइन किया। उसे भी अपने आप को राजन कहलाना पसंद था, इसलिए उसे छोटा राजन कहा जाने लगा। एक दिन छोटा राजन को पता चला कि बड़ा राजन की हत्या हो गई है और उसकी हत्या अब्दुल कुंज ने ही की है। इसके बाद राजन नायर, इसकी गैंग की कमान छोटा राजन ने संभाली। वो पूर्वी मुंबई के तिलक नगर, घाटकोपर और चेंबूर जैसे इलाकों में क्राइम एक्टिविटी किया करता था और अब वो हर कीमत पर अपने उस्ताद और अपने गुरु की मौत का बदला लेना चाहता था। वो अब्दुल कुंजू को जान से मारने की प्लानिंग बनाता रहता था। उसने अब्दुल कुंज पर 2 बार जानलेवा हमला किया। एक बार तो उसे पुलिस कस्टडी में ही मारने का प्लान किया, लेकिन अब्दुल कुंज की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लेकिन अब्दुल की हालत अब खराब हो गई थी क्योंकि उसे सपने में भी छोटा राजन नजर आता था। उसे लगता था कि छोटा राजन एक ना एक दिन उसे मार ही देगा।
वो इतना डर गया था कि उसने खुद ही पुलिस के पास जाकर कहा कि उसे जेल में बंद कर दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो वहीं सुरक्षित रह सकता है। हालांकि कहा जाता है कि जेल में रहने के बाद भी वो अक्सर चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, डरा हुआ रहता था। राजन नायर की मौत का बदला लेने के लिए छोटा राजन शांत दिमाग से अब्दुल कुंजू की तलाश कर रहा था। उसे सही मौके की तलाश थी। इस बीच दाऊद इब्राहिम की नजर छोटा राजन पर पड़ चुकी थी। वो चाहता था कि छोटा राजन अब उसके लिए काम करे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करे। फाइनली एक दिन छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये बात तय हुई कि दाऊद इब्राहिम छोटा राजन का बदला लेने में उसकी मदद करेगा। वो अब्दुल कुंजू को छोटा राजन के हवाले कर देता है। इसके बाद छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक दिन दाऊद इब्राहिम के खबरी ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि अब्दुल कुंजू बच्चों के साथ मैदान में क्रिकेट मैच खेलने के लिए आने वाला है। अब्दुल कुंजू क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। ये खबर छोटा राजन को दी गई। छोटा राजन के साथ दाऊद इब्राहिम के भी कुछ लोग थे। वो इस मैदान में क्रिकेटर के भेष में पहुंच गए, जहां अब्दुल कुंजू क्रिकेट का मजा ले रहा था। छोटा राजन ने इसी क्रिकेट के मैदान में आकर अब्दुल कुंजू को काफी भयानक मौत दी। इसके बाद ऑफिशियली छोटा राजन डी कंपनी के साथ जुड़ गया और अब वो डी कंपनी के लिए काम करने लगा। आगे चलकर दाऊद के साथ छोटा राजन भी दुबई में शिफ्ट हो गया। वो दुबई में दाऊद इब्राहिम के साथ रहकर काम करने लगा। धीरे धीरे डी कंपनी में उसका भी कद बढ़ने लगा और दाऊद इब्राहिम पर काफी भरोसा करने लगा। दाऊद इब्राहिम अपना कोई भी फैसला अब छोटा राजन के बगैर नहीं करता था। छोटा राजन ने डी कंपनी को एक ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट हाउस की तरह चलाना शुरू किया। एक समय था जब छोटा राजन इस कंपनी के ज्यादातर ऑपरेशंस पर नजर रखता था। उस समय डी कंपनी में लगभग 5000 क्रिमिनल्स काम किया करते थे। छोटा राजन ने इन सभी को अपने अपने एरिया में टास्क दे रखी थी और वो अपने अपने एरिया में डी कंपनी के लिए हफ्ता वसूली करता था। मुंबई का शायद ही कोई ऐसा बिल्डर या दुकानदार या बड़ा आदमी होगा जिसने इन लोगों के जरिए डी कंपनी को हफ्ता ना दिया। कंपनी में नए लोगों को रिक्रूट करना हो तो उसमें भी छोटा राजन का दखल हुआ करता था। छोटा राजन कंपनी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति का ध्यान रखता था। उनकी फैमिली की सभी नीड्स को छोटा राजन पूरा करता था। उनके अस्पताल के खर्चे डी कंपनी की तरफ से होते थे। छोटा राजन की प्लानिंग और वर्किंग स्टाइल से डी कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगी। देखते ही देखते वो इस क्षेत्र की एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी बन गई। पूरे मिडिल ईस्ट में डी कंपनी के बराबर की कोई भी दूसरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। दाऊद इब्राहिम एक मुस्लिम था और उसके मुस्लिम होने के बेनिफिट का भी छोटा राजन ने फायदा उठाया। उसने मुस्लिम देशों में भी अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया जो डी कंपनी के लिए काम किया करते थे। तुर्की, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों में लोग डी कंपनी के लिए काम करते थे। पाकिस्तान में ये छोटा राजन की ही नेटवर्क का कमाल था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजर दाऊद इब्राहिम पर पड़ गई और उसने इस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपना हथियार बना लिया। 80 के दशक में जब दाऊद इब्राहिम मुंबई से दुबई भाग गया था और राजन ने उसका काम संभाल लिया था, साल 1988 में दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के बीच गैंग वॉर हुई। राजन और उसके लोग विक्रोली के एक गैंग लीडर अशोक जोशी की हत्या कर बैठे। अशोक जोशी अरुण गवली का गुरु था। अरुण गवली अशोक जोशी को अपना मेंटोर मानता था। अरुण गवली अब अपने उस्ताद की मौत का बदला लेने पर उतारू हो गया। यही वजह थी कि 1988 में छोटा राजन भी दुबई शिफ्ट हो गया और उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। डी कंपनी में छोटा राजन का बढ़ता हुआ कद कंपनी के दूसरे कुछ लोगों को अब पसंद नहीं आ रहा था। खास तौर से छोटा शकील को छोटा राजन से कुछ ज्यादा ही तकलीफ थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम खुद से भी ज्यादा छोटा राजन पर भरोसा करता था। इन लोगों ने धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम के कान भरने शुरू किए। वो छोटा राजन के खिलाफ दाऊद इब्राहिम को उकसाने लगा। हालांकि शुरू में दाऊद इब्राहिम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। उन्होंने कहा कि छोटा राजन का कद बढ़ता ही चला जा रहा है और एक दिन वो आपको भी सुपरसीड कर जाएगा। इस बीच अरुण गवली गिरोह ने दाऊद इब्राहिम की जीजा की हत्या कर दी, जो और कोई नहीं दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का पति था। अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर की दौड़ में बहनोई की हत्या करके अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम के गुस्से को साथ हुए आसमान पर पहुंचा दिया। अब वो किसी भी कीमत पर अपने बहन के पति के हत्यारों को मारना चाहता था। ये काम उसने छोटा राजन को दिया। छोटा राजन इस काम को करने के लिए किसी सही मौके की तलाश कर रहा था। इस काम में होती देरी का फायदा छोटा शकील और सौत्या ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि छोटा राजन जानबूझकर इस काम को नहीं करना चाहता है। आप ये काम हम पे सौंप दीजिए, हम करवा देंगे। दोस्तों, छोटा राजन की लाइफ पर यह वीडियो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।
दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दाऊद ने उन लोगों को मर्डर का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद ही मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में फेमस गोलीकांड वाली घटना हुई, जिसमें कई निर्दोष लोग भी मारे गए और दाऊद के बहनोई को मारने वाले हमलाकर भी मारे गए। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 500 राउंड गोलियां चलाई गई। AK-47 राइफल सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वाले की हैरान रह गए। इस घटना का छोटा राजन को काफी बुरा लगा, क्योंकि ये काम उसके हाथ में था, जिसे किसी और को दे दिया गया। इसके बाद डी कंपनी में छोटा राजन की इंपॉर्टेंस कम होती चली गई और हिंदू होने की वजह से भी उसे काफिर समझा जाने लगा। उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। खुद दाऊद इब्राहिम भी अब छोटा राजन को पहले जैसा सम्मान नहीं देता था। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच जो दूरियां बन रही थी, उसमें 1993 के बम ब्लास्ट में फाइनल चैप्टर भी क्लोज कर दिया। दरअसल डी कंपनी ने 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट की जो भी प्लानिंग की और उसका एग्जीक्यूट किया, उसकी छोटा राजन को भनक तक नहीं थी। छोटा राजन उनके लिए अब एक काफिर हो चुका था। छोटा राजन दाऊद की बेटी की शादी के रिसेप्शन में जाने की तैयारी कर रहा था कि उसी समय उसके पास एक अनजान कॉल आता है और उसमें कहा गया कि पार्टी में मत जाना, आज तुम्हारा गेम बचने वाला है। इस कॉल को सुनने के बाद छोटा राजन ने दुबई में मौजूद इंडियन एम्बेसी को फोन लगाया और किसी तरह वहां से निकलकर इंडियन एम्बेसी के ऑफिस तक पहुंच गया, जहां भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने मुंबई पुलिस के साथ भी बातचीत की और यह तय हुआ कि छोटा राजन की जान बचाने और उसे सुरक्षा संरक्षण देने के बदले में छोटा राजन उन्हें दाऊद इब्राहिम के सारे राज बताएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। छोटा राजन मुंबई पुलिस और इंडियन एजेंसीज को दाऊद इब्राहिम के धंधे की एक एक बात बताने लगा और वो इन एजेंसी के सहारे दाऊद इब्राहिम के धंधे की जड़ें काटने लगा। उधर दाऊद भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी तरीके से छोटा राजन को मौत के घाट उतार दे। साल 1998 में जब दाऊद इब्राहिम कराची की एक दरगाह पर माथा टेकने के लिए आने वाला था, तब इंडियन एजेंसीज के इनपुट पर छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम का गेम बजाने की पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही खतरनाक शार्प शूटर को पाकिस्तान के कराची शहर में भिजवा दिया। उस दिन दाऊद छोटा राजन के शूटर्स के निशाने पर था, लेकिन किसी तरीके से इनका प्लान लीक हो गया और दाऊद जबरदस्त सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंचा। छोटा राजन के इस प्लान को लीक करने वाला नेपाल का सांसद और कैबिनेट मंत्री मिर्जा दिलशाद बेग था। छोटा राजन ने मिर्जा दिलशाद बेग को नेपाल में घुसकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 2000 में छोटा शकील को छोटा राजन की लोकेशन के बारे में पता लग गया और वो लोकेशन थी बैंकॉक, जहां छोटा राजन अपने करीबी रोहित वर्मा और उसकी बीवी सपना वर्मा के साथ उनके गेस्ट के रूप में रह रहा था। ये सभी फर्जी पासपोर्ट के सहारे बैंकॉक में रह रहे थे। इसी समय छोटा शकील के शूटर्स ने उस घर पर धावा बोल दिया जहां ये लोग रह रहे थे। इस हमले में रोहित वर्मा, उसकी मेड कमला की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। असेंबली में छोटा राजन को भी पेट में गोली लगी थी, वो घायल हो गया था। बाद में दोनों को अस्पताल में इलाज चलने लगा। बैंकॉक पुलिस और वहां की एजेंसी भी हैरान थी कि उनके इलाके में उनकी जानकारी के बगैर छोटा राजन जैसा खतरनाक क्रिमिनल रह रहा है। वो उसे अरेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक छोटा राजन हॉस्पिटल से न जाने कब कैसे फरार हो गया। इसके बाद वो अलग अलग देश में अलग अलग नाम और फर्जी पासपोर्ट के सहारे रहने लगा। लगभग 15 साल तक छोटा राजन डी कंपनी, बैंकॉक की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंडियन एजेंसी की आंखों से दूर रहा। लेकिन अक्टूबर 2015 में छोटा राजन को बाली में डिटेन कर लिया गया। इंडियन एजेंसीज उसे अरेस्ट करके हिंदुस्तान ले गई। कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा राजन को लाया गया। कारों का एक लंबा काफिला उसके साथ चल रहा था, ताकि किसी को ये शक न हो पाए कि छोटा राजन कौन सी गाड़ी में है। छोटा राजन को सुरक्षा रखना भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कड़ी चुनौती थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के लोग कभी भी उसे मार सकते थे। फिलहाल इस गैंगस्टर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में जबरदस्त सुरक्षा वाली सेल में रखा गया है। इसे बाहर आने ही नहीं दिया जाता। छोटा राजन को अरेस्ट हुए 9 साल हो चुके हैं, लेकिन उसने कभी बाहर की शक्ल नहीं देखी। यहाँ तक कि उसके ऊपर जो मामले चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड पेशी के लिए भी उसे कहीं नहीं ले जाया जाता, बल्कि ये तमाम पेशियां वो ऑनलाइन ही अटेंड करता है। अप्रैल 2024 में छोटा राजन को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस समय इसकी ये 2 तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, छोटा राजन अभी भी जिंदा है और सही सलामत है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।